हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार औरंगजेब के बारे में उसके आगे चर्चा करेंगे। पिछली दो लेक्चर्स के माध्यम से हम लोगों ने उसके धार्मिक विषयों धार्मिक नीतियों के विषय में और साथ ही साथ जाटों के और सतनामियों के विद्रोह के विषय में चर्चा की थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसी के आगे प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं सिखों के विद्रोह की। ठीक है, सिखों के मन में विद्रोह का बीज जो है जहांगीर के समय से ही उत्पन्न हो गया था। जहांगीर को जब हम लोगों ने पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि उसने शहजादा खुसरो की को से भेंट की थी और उसको उनको आशीर्वाद दिया था गुरु अर्जुन देव ने। तो जिसकी वजह से नाराज होकर के जहांगीर ने क्या किया था, उसको मृत्युदंड दे दिया था उनको। तो वह सिखों के मन में खटास जो है मुगलों के प्रति वहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद शाहजहाँ के समय भी हम लोगों ने देखा था कि जो छठवें गुरु थे हरगोविंद थे, उनके 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 और शाहजहाँ के बीच बाज को लेकर के समस्या उत्पन्न होती हैं। तो उनके बीच भी थोड़ा सा खटास उत्पन्न होती है। और फिर 1675 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब जो है सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लेता है और उनसे ये कहता है कि बंदी इसलिए बना देता है कि इन्हीं सारी वजहों से सिख भी अब मुगलों के खिलाफ कार्य करते थे। ठीक है, करने लग गए थे, उनके खिलाफ अपना संगठन मजबूत करने लग गए थे। इसी वजह से औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया था और इनके सामने दो रास्ते दिए, या तो फांसी या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार करो। ठीक है, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम अपनाने से मना कर दिया और जिसकी वजह से इनको फिर फांसी दे दी गई। अब उनको भी फांसी दे दी गई तो इसकी वजह से फिर जो विद्रोह है वो और भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। और अगले जो गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उन्होंने तो सिखों के दल को फिर पूरा बिल्कुल सैन्य दल में ही कन्वर्ट कर दिया। इनके द्वारा 1699 में एक दल बनाया गया जो था खालसा दल। ठीक है, खालसा दल जो हम लोग देखते हैं किड़ा कृपाण कंघा, ठीक है, ये 5 जो चीज़ें होती हैं जो इनको अपने पास रखनी होती हैं। सैनिकों की तरह इनको अपना जीवन बिताना होता है। ये सारी चीज़ें जो है खालसा दल के अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह ने की थी और जिसकी वजह से सिखों की शक्ति जो है उस समय काफ़ी संगठित हो गई थी। फिर गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब के पूरे शासनकाल के दौरान इनके विद्रोह चलते रहते हैं और ये समाप्त नहीं होते। उसके बाद फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी बीच औरंगजेब क्या करता है, इनके 2 पुत्रों को जो है दीवाल में चुनवा देता है 1705 में। ठीक है, सरहिंद के फौजदार के द्वारा। लेकिन कुछ समय बाद फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की एक अफगानी के द्वारा दक्षिण में हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो उस हत्या के बाद फिर नेतृत्व को इसके हाथ में, उनके एक शिष्य के हाथ में, और उसके बाद तुरंत बंदा बहादुर के हाथ में जो है सिखों का नेतृत्व जो है हाथ में आ जाता है। और बंदा बहादुर भी बहुत सख्ती के साथ मुगलों का विरोध करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है कुछ समय बाद। और बाद में हम लोग देखेंगे कि एक स्वतंत्र सिख राज्य की जो स्थापना है वो यहीं से प्रारंभ होनी, औरंगजेब के काल से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें बाद में चल कर के राजा रणजीत सिंह एक प्रमुख सिख शासक हुए जिनके समय पर सिखों ने सबसे ज़्यादा उन्नति की थी। खैर, वो आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको वहाँ तक की चर्चा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि औरंगजेब के समय जब गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो गई, कर दी गई या फांसी दे दी गई, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ठीक है ना, जो सिखों के 10वें गुरु थे उनके द्वारा औरंगजेब के खिलाफ जो है या मुगलों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया था और ये औरंगजेब के पूरे शासनकाल तक चलता रहा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मराठों की। मराठे भी इस समय शिवाजी के नेतृत्व में जो है काफ़ी आगे निकल आए थे और
संगठित होकर के अपना स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने में लगे थे, जिसको ये स्वराज कहते थे। ठीक है। अब शिवाजी, मुख्य रूप से शिवाजी का जो मुगलों से सामना होता है, ठीक है, वो 63 में होता है, जब शाइस्ता खां को ये जो है यहाँ से भगा देते हैं और उसके बाद उनको बड़ी वाहवाही मिलती है। इसके बाद 1765 में आमेर के राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा जाता है। तो जहाँ पर जयसिंह जो है शिवाजी के साथ संधि करने में सफल होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट संधि कहलाती है, पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुई थी। ठीक है। अब इस संधि के अनुसार क्या हुआ था कि 23 किले जो है वो मुगलों को सौंपने पड़े थे शिवाजी को। ठीक है। तो अब इसके बाद शिवाजी के पास केवल 12 किले शेष रहे थे। इसके साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों को सहायता करने का भी वचन देना पड़ा था। इस सब के बाद भी औरंगजेब शिवाजी को ख़त्म करना चाहता था। और दूसरा ये भी था कि इसके बाद भी शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए जयसिंह ने प्रेरित किया, कहा और मनाया भी। बाद में जब शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया तो उसने जो है शिवाजी को वही मनसबदारों की श्रेणी में जो है खड़ा कर दिया था, जिसको कि शिवाजी ने अपना अपमान समझा और बाद में उनको वहीं पर बंदी बना लिया जाता है उस अपमान के चलते, और बंदी बना करके नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन शिवाजी अपनी कूटनीतिकता के चलते वहाँ से फरार होने में सफल हो जाते हैं और वहाँ से सब निकलने के बाद फिर से मुगलों के खिलाफ जो है अपना मोर्चा खोल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, औरंगजेब ने आमेर के राजपूत राजा के साथ षड्यंत्र कर शिवाजी को अपने दरबार में बुलाकर बंदी बना लिया था। ठीक है। लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई से वहाँ से भाग निकलते हैं और 1674 में शिवाजी ने खुद एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया जाता है। बाद में औरंगजेब भी इनको जो है स्वतंत्र राजा की वो भी करता है, मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। फिर 1680 में जो है शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर उनके पुत्र संभाजी जो है उनके हाथ में कमान आ जाती है। परंतु 1689 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा संभाजी को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई थी। ठीक है। यानी कि ये औरंगजेब के शासनकाल में ही संभाजी को पूरा कैद कर लिया जाता है और बाद में उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। संभाजी के बाद उसके भाई राजा राम, ठीक है, ये चाचा था संभाजी का, उसके हाथों में मराठों की बागडोर संभाली। उसने भी मुगलों का जमकर सामना किया, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। तो ये पूरा विद्रोह जो है शिवाजी, संभाजी और राजा राम के नेतृत्व में औरंगजेब के शासनकाल के समय चलते रहे थे, मराठों का विद्रोह। ठीक है। तो ये प्रमुख इन विद्रोहों से औरंगजेब की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो देखने में तो मजबूत लग रही थी, लेकिन अंदर से सब जो है कमज़ोर होती चली जा रही थी, ढीली होती चली जा रही थी। और इसी वजह से औरंगजेब के शासन के समाप्त होने के बाद ही एकदम से ये सारे राज्य फूट पड़ते हैं और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना जो है प्रारंभ हो जाती है। बात करते हैं बीजापुर और गोलकुंडा की, जिसको कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इन साम्राज्यों को मिलाने के बाद औरंगजेब का साम्राज्य जो है पूरे मुग़ल शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। ठीक है। औरंगजेब ने अब इसमें क्या किया था कि 1686 में 76 से अभियान करने शुरू किए थे दिलेर खां के नेतृत्व में, और लगातार आक्रमण के कारण 1686 में बीजापुर को जो है, जिसका तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह, वो आत्मसमर्पण कर देता है और बीजापुर साम्राज्य को 1686 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एक वर्ष बाद ही गोलकुंडा को भी, यानी 1687 में गोलकुंडा राज्य को भी मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इस प्रकार ये पूरा जो है दक्षिण भारत एक तरह से मुग़ल साम्राज्य में आ जाता है। अब याद रखना, अहमदनगर जो है अकबर के समय, अहमदनगर पूरा अहमदनगर नहीं, उसका बरार क्षेत्र जो है, कुछ क्षेत्र हिस्सा जो है वो मुग़ल साम्राज्य में मिलाया गया था। अहमदनगर पूरा फिर शाहजहाँ के समय मिलाया गया और औरंगजेब के समय बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया गया था।
तो तकरीबन 50 वर्ष तक का शासन करने के बाद 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के शव को महाराष्ट्र के एक नगर दौलताबाद में ही दफना दिया जाता है, या औरंगाबाद भी कहते हैं उसको, ठीक है। 1682-83 के बाद औरंगजेब दक्षिण भारत गया और फिर वो कभी उत्तर भारत लौट के नहीं आ पाया, वहीं बिजी रहा और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार कहते हैं कि जिस तरह से नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर जो है स्पेन का फोड़ा जो है वो नासूर बन गया था, उसी प्रकार से औरंगजेब के लिए भी दक्षिण भारत का जो फोड़ा है वो कहते हैं कि नासूर बन गया, ठीक है। और वो वहीं पर रह सका और इसी बीच उत्तर भारत में जो स्थितियां हम लोग देख रहे हैं, सिख भी विद्रोह कर रहे हैं, भरतपुर के जाट भी विद्रोह कर रहे हैं उत्तर पश्चिम में, ठीक है। अफरीदियों के द्वारा भी विद्रोह किया जा रहा है। तो इन सारी वजहों से क्या हो रहा था कि उत्तर भारत की स्थिति डावाडोल होती जा रही थी और बाद में ये सभी स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार औरंगजेब का शासनकाल समाप्त होता है और उसके शासनकाल के समाप्त होते ही मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है और सत्ता में जो है ब्रिटिशर्स की शक्ति जो है वो मजबूत होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय शक्ति का जो एक तरह से कमी हो जाती है। अब कोई भी उतना शक्तिशाली शासक नहीं रहता है, धीरे धीरे और भी ज़्यादा विघटित होता चला जाता है। अब शक्तियाँ जो है टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाते हैं और भारत में एक बार फिर से अंग्रेज़ों के संरक्षण में गुलामी जो है आ जाती है। तो चलिए, औरंगजेब आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट मराठों के बारे में हम लोग पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।